नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्ययन के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भारत का संवैधानिक विकास से संविधान की विशेषताएं पढ़ते हुए आज हम संविधान की प्रस्तावना तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपके अध्ययन के क्रम में। इसमें से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो बहुत ही सामान्य होती है। तो अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। ठीक है। और यह वीडियो इस तरह से तैयार किया गया है, इसका जो आधार है वह एम लक्ष्मीकांत की जो भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की पुस्तक है उसको ही आधार बना करके इस वीडियो लेक्चर को तैयार किया गया है। और आप जैसा कि जानते ही होंगे, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक होती है जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी आदि सभी पीसीएस या लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए एक अपरिहार्य पुस्तक मानी जाती है। तो इस पुस्तक को पढ़ करके आप अपनी तैयारी को मुकम्मल दिशा दे सकते हैं और उसी पुस्तक को आधार बना करके इस वीडियो लेक्चर को तैयार किया गया है। दोस्तों, तो मुझे ज़रूर ये विश्वास है कि आपकी तैयारी में यह जो अध्याय है यह पूरी तरह से सही और खरा उतरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना देखिए, संविधान के निर्माण के बाद जब पूरा संविधान निर्मित हो गया तो प्रस्तावना उसके बाद लिखी गई। लेकिन प्रस्तावना का जो आधार था वह क्या था उसको समझते हैं। तो प्रस्तावना का जो आधार है वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगर आप डेट को रिकॉल करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, आपको यह डेट याद रखनी है कि संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया या पारित किया गया। ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो सर्वप्रथम प्रस्तावना अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। और उसी से संविधान की जो प्रस्तावना की बात है वो भारत और विश्व के अनेक देशों में प्रस्तावना संविधान में सम्मिलित की गई। प्रस्तावना जो है यह संविधान का परिचय अथवा भूमिका होती है। इसके आधार पर आप जान जाते हैं कि जो देश का संविधान बना है उसकी दशा और दिशा क्या है। ठीक है। उसमें जो भारत का शासन होने वाला है वह किस प्रकार का होगा, उसकी एक झलक आपको प्रस्तावना पढ़ करके मिल जाती है। प्रस्तावना को संविधान का सार भी कहा जाता है। और देखिए, इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संशोधित किया गया है और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। ये 3 नए शब्द आपको याद रखने अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 का है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल संविधान में काफ़ी व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया था, इसलिए इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और अक्सर पूछ लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए, तो आपको इन तीनों शब्दों को याद रखना है। ये हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तावना हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना का जो आरंभ होता है यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना का आरंभ किन शब्दों से होता है। तो आपको याद रखना है प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग जैसे शब्दों से होता है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह महत्वपूर्ण है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य
बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा अब देखिए स्वतंत्रता कितनी प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, यह तिथि आपको याद करनी है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ और इसको अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखना है कि लास्ट में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जुड़ा हुआ है। तो प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमको इसमें 4 मूल तत्व दिखाई देते हैं। ये 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला, पता चलता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत या संविधान को अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना का जो आरंभ है उसी शब्दों से पता चल जाता है कि प्रस्तावना को जो अधिकार मिल रहा है वह भारत के लोगों से प्राप्त होता है, यानी कि भारत के लोग, ठीक है। इसका आरंभ होता है अंग्रेजी में वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इससे आरंभ होता है। दूसरा जो इसका तत्व है भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति जो आरंभ के 4 शब्द लिखे गए हैं, कैसा, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश, यानी भारत संप्रभु है। भारत अपने मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय करने वाला खुद एक सक्षम देश है। समाजवादी, समाजवादी जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है कि देश का जो संसाधन है, देश के संसाधनों पर सभी का समान रूप से अधिकार होगा। धर्मनिरपेक्ष, यानी देश का अपना कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों के प्रति समान भाव और सभी का समान आदर। लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक, इसका मतलब हुआ कि जो राष्ट्र प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा, ठीक है, यह उत्तराधिकारी के रूप में नहीं होगा। अब संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व प्रदान करना। संविधान के लागू होने की तिथि भी इससे पता चलती है। लागू होने की तिथि, संविधान कब लागू होता है? 26 नवंबर 1949 को। तो ये 4 चीज़ें हमको संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से पता चलता है कि संविधान को जो अधिकार मिला है वह भारत के लोगों से मिला है। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। संविधान के उद्देश्य जो हैं वह है कि भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व की भावना से जोड़े रखना, और संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। चलिए, अब संविधान में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों को विस्तार से हम समझते हैं कि उनका व्यापक अर्थ क्या है। आइए आगे बढ़ें। तो पहला जो शब्द है वह है संप्रभुता। संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, न तो किसी पर निर्भर, यानी भारत अपने मामलों में निर्णय करने के लिए किसी अन्य राष्ट्र पर, चाहे वो छोटा राष्ट्र हो या बड़ा हो, उस पर निर्भर नहीं है, और न ही किसी का डोमिनियन यानी किसी अन्य राष्ट्र का अब इस पर कोई अधिकार नहीं है। अपने आम मामलों में, चाहे वह अंदर का मामला हो भारत के अंदर का, या भारत का किसी पड़ोसी देश के साथ, किसी विदेशी राष्ट्र के साथ कोई निर्णय हो, कोई समझौता करना हो, तो उस पर निर्णय करने के लिए भारत स्वतंत्र है। उसे किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण करना हो तो भारत खुद ही, चाहे वो जीत करके उसे
खरीद करके, उपहार में मिला हो, लीज में मिला हो, ठीक है। और अन्य के पक्ष में सीमा त्याग। भारत अगर किसी देश के साथ भारत का सीमा विवाद है, अगर भारत की सरकार को या भारत की संसद को लगता है कि इस विवाद को हल करने के लिए कुछ अंश संबंधित देश को दिया जा सकता है, तो इस मामले में निर्णय भारत स्वयं ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भारत जो है संप्रभु राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र। दूसरा शब्द है समाजवादी, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ये आपको याद रखना है। अक्सर पूछा जाएगा कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें देखिए समाजवाद की अलग अलग व्याख्या की गई है। जो भारतीय समाजवाद है यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ पर लोकतांत्रिक का मतलब होता है सभी को समान अधिकार, विधि के समझ सभी आदमी, सभी लोग समान हैं। न कि साम्यवादी, राज्य मिश्रित समाजवाद इसको कहते हैं। राज्य मिश्रित समाजवाद यानी ऐसा समाजवाद जिसमें राज्य जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादन वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण, उत्पादन वितरण के साधनों का जब राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो राष्ट्रीयकरण के प्रक्रिया में जो साधन होते हैं उत्पादन और वितरण के, उनको सभी के लिए, सभी पर यानी सभी का उन साधनों पर हक माना जाता है। और निजी संपत्ति उन्मूलन, निजी संपत्ति अर्जित करने को हतोत्साहित किया जाता है, इसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता। और मुख्य उद्देश्य जो होता है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना होता है। यानी गरीबी को दूर करना, उपेक्षा न हो किसी की, बीमारी से दूर करना और अवसर की असमानता अगर है तो उसको समाप्त करना। इस तरह से हमने समाजवादी शब्द को पढ़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष, यह भी शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 25 से 28 में, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और इसको मूल अधिकार माना गया है। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट, ये मूल अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार प्राप्त है। तो सभी धर्म समान हैं, देश की नज़र में सभी धर्म समान, और सभी धर्म को सरकार का समान समर्थन, यानी किसी धर्म विशेष के पक्ष में सरकार नहीं खड़ी हो सकती, ठीक है। यह संविधान की विशेषता है। अगला शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना समाज में की गई है, यानी कि संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के पास है। संप्रभुता के सिद्धांत का मतलब है कि भारत अपने मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। किसी अन्य देश के राष्ट्र का या अन्य देश के किसी स्वयंभू नेता का इसके विचारों पर, इसके कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। लोकतंत्र दो प्रकार का है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे स्विट्जरलैंड में है। इसमें परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह, ये 4 प्रकार की उसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र व संसदीय, प्रतिनिधि लोकतंत्र में संसदीय व अध्यक्षीय 2 प्रणाली होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में संसदीय व अध्यक्षीय 2 प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं। इसमें जो होता है संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रमुख होता है और अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्र प्रमुख होता है। अब जरा हम जो स्विट्जरलैंड में जो प्रक्रिया निहित है उसको समझ लेते हैं। तो परिप्रेक्षा क्या होता है? रेफरेंडम, इस पर जो है ये उनसे पूछा जाता है आम लोगों से कि इस मामले पर आपकी क्या राय है। पहल होता है, जनता ही कुछ निर्णय तय कर देती है और उस पर अपने शासकों को जो प्रतिनिधि होते हैं उन पर कार्य करने के लिए कहती है। प्रत्यावर्तन का होता है उनको वापस बुला लेना, जो चुने गए हैं उनको
उनके पद से हटा देना और जनमत संग्रह करा लेना। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात है। और अप्रत्यक्ष में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग, जैसे कि जनता ने प्रधानमंत्री को चुना तो प्रधानमंत्री जो है अब सभी शक्तियों का उपयोग करेंगे। अब है गणतंत्र। गणतंत्र देखिए, लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के दो वर्ग। गणतंत्र में देखिए अगर हम पढ़ें तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में दो वर्ग होते हैं, और एक तो होता है राजतंत्र, राजा या रानी का जो उत्तराधिकारी होता है वही राज्य प्रमुख माना जाता है। जैसे ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स इस समय वहाँ राज्य प्रमुख हैं। अब उसके बाद उनके बेटे प्रिंस विलियम या प्रिंस हेनरी जो भी होंगे वहाँ पर राष्ट्र प्रमुख बनेंगे। गणतंत्र में क्या होता है, जो राज्य प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनाव द्वारा चुना जाता है, ये निर्वाचित होता है। जैसे भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है वह चुनाव द्वारा चुनकर 5 साल हेतु, और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता। तो भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है इसको 5 साल के लिए चुना जाता है, और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो विधानसभा, संसद और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनको चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर लोगों के हाथ में होती है, ठीक है। राजतंत्रीय व्यवस्था में क्या होती है, राजनीतिक संप्रभुता एक व्यक्ति विशेष में निहित हो जाती है, लेकिन जो गणतंत्र होता है इसमें एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के एक समूह के रूप में जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उनके हाथ में होती है। इसमें विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थित होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग समान है, कोई वर्ग विशेष नहीं होता। हर सार्वजनिक कार्यालय सभी नागरिकों के लिए खुला होता है, यानी देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय में अपने कार्य के लिए जा सकता है। और अगला शब्द है, जो छठा शब्द है न्याय। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय प्रदान करने की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और इन तीनों का जो मूल उद्देश्य है, इसके मूल में है सुरक्षा। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के विविध उपबंधों के द्वारा इन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रदान करने की सुरक्षा बनाई गई है। सामाजिक न्याय क्या है देखते हैं। बिना जाति, धर्म, लिंग, रंग भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, रंग के भेदभाव के बिना सबसे समान व्यवहार करना है, ठीक है। हर व्यक्ति बराबर, हर इंसान बराबर। आर्थिक न्याय में आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं, यानी कोई अरबपति है और कोई गरीब है तो इन दोनों इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना, एक यह भी उद्देश्य है कि शक्ति जो है और संपदा जो है, संपत्ति जो है, यह एक कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होकर के न रह जाए, यानी सबको संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त करने का हक बने। अब है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है। राजनीतिक दफ्तरों में उनका प्रवेश सुगम हो, कोई रोक टोक न हो, यानी प्रत्येक राजनीतिक कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कि राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश, अब माने कांग्रेस है, भाजपा है, तो उस पार्टी के सदस्य बन करके वह व्यक्ति ऊपर जो है ऊपर के पदों तक पहुंच सकता है। सरकार तक बात पहुंचाने का समान अधिकार, जो राजनीतिक संस्थाएं बनी हुई हैं और जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनमें अपनी बात को रखने का जनता को पर्याप्त अवसर और समान अवसर प्रदान किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यह जो विचारधारा है,
यह 1917 की रूसी क्रांति से ली गई है। अगला शब्द है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कि लोगों की गतिविधियों पर रोक टोक नहीं, ठीक है, अनावश्यक रोक टोक नहीं। जो ऐसी गतिविधियां या ऐसे कार्य जो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप हैं या संवैधानिक व्यवस्था के तहत किए जा रहे हैं, उन गतिविधियों पर कोई रोक टोक नहीं है। अब यह नहीं है कि आप सरकारी भवन को आग लगाना चाहें तो उस गतिविधि पर रोक न लगाई जाए, ठीक है। व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, उसको ऐसे अवसर दिए जाएं जिससे वह अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर को ऊंचा कर सके। प्रस्तावना मौलिक अधिकारों के द्वारा अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसके हनन होने पर व्यक्ति कानून की शरण ले सकता है, यानी ये मौलिक अधिकार हैं। इन मौलिक अधिकारों का यदि हनन किया जाता है तो वह न्यायालय से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग कर सकता है और न्यायालय के द्वारा उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द फ्रांस की क्रांति जो 1789 से 1799 में हुई थी उससे लिए गए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समता। समता यानी समानता की बात की गई है। तो कितनी समानताएं हैं देखते हैं। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कोई वर्ग विशेष नहीं होगा। बिना किसी भेदभाव सभी को समान अवसर का उपबंध, यानी कि सभी के साथ समान अवसर, यानी कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें हर व्यक्ति भाग ले सकता है जो एलिजिबल होगा। हर नागरिक को स्थिति व अवसर की समानता, यानी कोई परीक्षा हो रही है तो उसके लिए अवसरों की समानता, लेकिन इसके साथ ही संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए उनको अन्य लोगों की तुलना में बराबरी पर लाने के लिए, समान स्तर पर लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। समानता के 3 आयाम हैं। ये नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता, ठीक है। देखिए, अब हम अलग अलग पढ़ेंगे नागरिक समता के संविधान में प्रमुख प्रावधान क्या है। नागरिक समानता कैसे मिलेगी? जैसे विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में यह है कि विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, ठीक है, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की समाप्ति, छुआछूत की समाप्ति की गई है। यानी कि कहा जाता है कि कोई व्यक्ति निम्न वर्ग से है या दलित है या हरिजन है, उसका छुआ हुआ कोई चीज़ नहीं खाना है, नहीं ग्रहण करना है, तो इस तरह की भावना को हतोत्साहित किया जाएगा। इस तरह की भावना को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। उपाधियों का अंत, पहले क्या था, लोग राय बहादुर, राय साहब, ठीक है, इस तरह की उपाधियां हासिल किया करते थे, तो इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। यानी इस तरह की जो समाज में विशेष दिखाने वाली, अपने आप को वर्ग विशेष में रखने वाली जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया। राजनीतिक समानता के लिए कौन से प्रावधान किए गए? देखिए, धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर मतदाता सूची में से किसी को अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता, ठीक है। और अनुच्छेद 325 में इसकी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का नाम जो निर्धारित योग्यता आधारित करता हो उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए। और लोकसभा, विधानसभा चुनावों के लिए वयस्क मतदान का मतलब यदि 18 वर्ष की वर्तमान समय में जो व्यवस्था है, 18 वर्ष की आपकी आयु हो गई है
तो आप लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। आर्थिक समानता के प्रावधान। आर्थिक समानता के प्रावधानों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 में व्यवस्था की गई है। महिला या पुरुष जीवन यापन के पर्याप्त साधन उसको प्रदान किए जाने चाहिए और समान काम के लिए समान अवसर। यदि एक ही प्रकार का काम किया जा रहा है तो सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। अगला है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, मेल जोल की भावना। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब जब एकल नागरिकता रहेगी तो अलग अलग स्टेट के लोग, ठीक है, वहाँ बोली अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, लेकिन यह एक सूत्र में बंधे रहेंगे। एकल नागरिकता उनको, जैसे कि अगर मान लीजिए कि पंजाब की नागरिकता मिल जाए, किसी को तमिलनाडु की मिल जाए, तो वो कहेगा मैं तो पंजाब का नागरिक हूँ, वो कहेगा, दूसरा कहेगा मैं तमिलनाडु का हूँ। लेकिन ऐसी व्यवस्था न होने के कारण, केवल भारतीय नागरिकता मिलने के कारण यह कहा जाएगा कि हर व्यक्ति भारतीय है। मौलिक कर्तव्य। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, 9वां है, पहला व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता को प्रोत्साहन। ठीक है, इन दो बातों को शामिल किया गया है। अब हम जो प्रस्तावना है उसके महत्व को समझते हैं। प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। पहला तो एक आधारभूत दर्शन का उल्लेख करती है और दूसरा राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं, जिनके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान निर्माताओं के सपनों कि किस प्रकार का भारत वह बनाना चाहते थे और उनकी अभिलाषाएं क्या थीं, उसका परिलक्षण। ठीक है, जैसा कि आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके देखते हैं, इसमें संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके हम समझ जाते हैं कि संविधान के निर्माणकर्ताओं का क्या उद्देश्य था। वह भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे और उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लोगों को प्रदान करना था। उनको विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करनी थी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करनी थी और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बढ़ाने वाला और लोगों में बंधुत्व की भावना को विकसित करने वाला ऐसे संविधान की उनकी परिकल्पना थी। ठीक है, अब संविधान के बारे में कुछ प्रमुख विद्वानों ने, हमारे संविधान से जुड़े हुए लोगों ने उसके लिए अलग अलग बातें कही हैं, उसको देखते हैं। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी कि हमने लंबे समय से जो सपने देखे थे, प्रस्तावना हमारी उसको प्रतिदर्शित करती है। के.एम. मुंशी, जो ये भी संविधान सभा के एक सदस्य थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, संप्रभु मतलब जो हमारा स्वतंत्र भारत देश है, उसकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका भविष्य का फल है। एक और सदस्य संविधान सभा से जुड़े हुए पंडित ठाकुरदास भार्गव, प्रस्तावना को सबसे सम्मानित भाग, संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण, इन 4 शब्दों से विभूषित करते हैं। एक प्रस्तावना की समीक्षा करने वाले एक लेखक हैं सर अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा। ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी पदों पर सुशोभित रहने वाले एम हिदायतुल्लाह जी ने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इस वीडियो लेक्चर को अगर आपने कायदे से पढ़ लिया, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, आप इसको पॉज करके पढ़ें, इसको डाउनलोड कर लें, बार बार सुनें और इसको पढ़ने से आपको प्रस्तावना से संबंधित आपके सारे प्रश्नों का, आपके सारी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है
शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। इसके साथ ही प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। बेरूवाड़ी संघवाद में एक प्रश्न आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। देखिए, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग व्यवस्था दी है, तो उसको हम समझ लेते हैं शॉर्ट में। बेरूवाड़ी संघवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह फैसला 1960 का था। 1960 में ये केस जाता है बेरूवाड़ी संघवाद, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था बनाई कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग नहीं है। पुनः 13 साल के बाद केशवानंद भारती मामला, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है भारतीय संविधान के और संविधान के निर्माण के बाद और भारतीय न्यायपालिका के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कोई एक मामला जिसका आपको चर्चा करना हो कि सबसे महत्वपूर्ण केस कौन सा है, तो आप निस्संदेह कह सकते हैं कि केशवानंद भारती वाद। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, इसमें 13 न्यायाधीश एक साथ बैठ करके फैसला सुनाते हैं, ने अपने फैसले में प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा, यानी कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में केशवानंद भारती वाद के 2 साल के बाद 1995 में पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का आंतरिक भाग है, यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। प्रस्तावना के संबंध में 2 तथ्य उल्लेखनीय हैं। देखिए, ये 2 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, यानी विधायिका को प्रस्तावना से शक्ति नहीं प्राप्त होती है और प्रस्तावना जो है उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध भी नहीं लगाती है। लेकिन एक चीज़ और समझना है कि यह गैर न्यायिक है, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यानी इसमें जो जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनके आधार पर आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है अथवा नहीं, इसको देख लेते हैं शॉर्ट में। प्रस्तावना में संशोधन, देखिए संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। 1960 के बेरूवाड़ी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। पुनः 1973 में केशवानंद भारती मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है नहीं, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरकार के द्वारा, यानी संसद के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, और बाद में गोलकनाथ, एक और मामला आता है गोलकनाथ, हेनरी गोलकनाथ बनाम भारत संघ। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह संशोधन प्रस्तावना की मूल भावना को बिना छेड़छाड़ किए, यानी उसकी मूल ढांचा जो है, जो मूल भावना है उसमें बिना कोई संशोधन किए, बिना किसी छेड़छाड़ के संशोधन किया जा सकता है। तब से यह माना जा रहा है कि हाँ, संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।